हाय गाइस, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम करंट अफेयर्स की एक सीरीज लेके आए थे, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक के पीछे का रीजन क्या है? अभी कुछ बहस हो रही है भारत में कि जो प्लाज्मा थेरेपी है उससे कोरोना के पेशेंट को ठीक किया जा सकता है या नहीं। इसको लेके अभी थोड़े दिन पहले जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल जी, उन्होंने भारत सरकार को रिक्वेस्ट की थी कि हमें परमिशन दी जाए, 4 पेशेंट को हम क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं प्लाज्मा थेरेपी के साथ। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने बताया कि उन्होंने ये ट्रायल किया 4 पेशेंट के साथ और वह पूरी तरह रिकवर होने के कगार पर हैं, वो स्टेज पे हैं कि वो रिकवर होने वाले हैं, उनको प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीट किया गया। तो ये मान के जा रहा है कि इसका जो रिजल्ट है प्लाज्मा थेरेपी का वो अच्छा आने वाला है। किस केस में? कोविड-19 या कोरोना के संदर्भ में। उससे पहले दिल्ली में 14 अप्रैल को मैक्स हॉस्पिटल में भी एक ट्रायल किया गया, वो भी सक्सेस रहा। हालांकि उस हॉस्पिटल में 2 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीट किया गया था, जिसमें एक की मौत हो गई थी। वो मौत की वजह ये बताई गई है कि जो मरने वाला इंसान था वो काफी एज का था। ठीक है, तो आज हम इस कॉन्वोल्यूसेंट प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर चर्चा करने वाले इस करंट अफेयर की सीरीज में। तो सबसे पहले बात आती है कि प्लाज्मा होता क्या है। तो प्लाज्मा होता है एक रक्त का भाग होता है। अब रक्त का भाग होता है तो हमें थोड़ा सा रक्त के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। प्लीज आप इस वीडियो को आखिर तक देखना। और हाँ, इसमें हम जो इंपॉर्टेंट टर्म है केवल और केवल उन्हीं को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बाकी टर्म हम पूरा टॉपिक प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड ग्रुप्स क्या होता है, ये सब साइंस में अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए प्लाज्मा की बात करें तो सबसे पहले एक रक्त की बात की जाए, ब्लड की बात की जाए। अब ब्लड के 2 पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है ठोस भाग सॉलिड पार्ट, एक होता है द्रव भाग लिक्विड भाग। जो ठोस भाग होता है ये बना होता है सेल से, कोशिका से, ठीक है। और ये कितना होता है? टोटल ब्लड का होता है 45%। और जो द्रव वाला पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट है, ये होता है टोटल 55%। किसका? ब्लड का, ठीक है। और इसे ही हम बोलते हैं प्लाज्मा। यहां तक क्लियर? देखिए मैंने क्या बताया, जो ब्लड है आपको दिखेगा ब्लड बाहर से लाल, लेकिन हमको जब भी स्टडी करनी है तो ब्लड की स्टडी किससे करेंगे? ऑब्वियसली सूक्ष्म रूप में ब्लड। तो ब्लड की स्टडी होती है माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से। तो ब्लड की स्टडी हमने की माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से, तो हमें 2 भाग दिखाई दिए, ठोस भाग और एक द्रव भाग लिक्विड पार्ट। तो जो सॉलिड पार्ट था वो सेल से मिलकर बना है। किस प्रकार की सेल होती है? जिसमें सेल डिवीजन की क्षमता नहीं पाई जाती, कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। अब सेल के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब साइंस पढ़ेंगे। बेसिकली आप इतना सा समझ लीजिए, जो मकानों में ईंटों का काम होता है उसी प्रकार हमारे शरीर में सेल का काम होता है। तो इन सेल में जो ये रक्त की जो सेल होती है उसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, इसलिए इनको हम कणिका के नाम से भी जानते हैं, या कणिका। अब किसकी बात कर रहे हैं? रक्त की। तो यहां पे आ जाएगा रक्त कोशिका या रक्त कणिका। ब्लड सेल और ब्लड कॉर्पुसल्स। ठीक है, तो इसके पार्ट क्या क्या हैं सभी को बताया आपको, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट। क्लियर? तो ये जो चीजें हैं ये होती है ठोस भाग रक्त की, और ये रक्त में टोटल कितना होती है? 45%। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। और इनको कणिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। अब बात करते हैं लिक्विड पार्ट की। तो लिक्विड पार्ट को हमने बोल दिया प्लाज्मा, और सॉलिड पार्ट को हमने क्या बोल दिया कि सॉलिड पार्ट क्या है? बेसिकली कोशिका। तो ध्यान दीजिए, जो प्लाज्मा होता है वो होता क्या है? बेसिकली सेललेस ब्लड। यही तो होगा प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होगा वो कोशिका रहित क्या होगा? रक्त होगा। कोशिका रहित रक्त होता है बेसिकली क्या? प्लाज्मा। कैसे कलर का होता है? तो इसका होता है पीला रंग। और ये कैसा होता है? लिक्विड पार्ट। तो हमने इतना सा जाना कि
कि जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का ये भाग है, कैसा भाग, लिक्विड भाग, और टोटल रक्त का कितना होता है 55%। कलर कैसा होता है, येलो, पीला, और ये होता है बेसिकली इसमें सेल नहीं पाई जाती। यहां तक क्लियर है। तो हमने प्लाज्मा देखा कि प्लाज्मा होता क्या है, हमने ये देख चुके हम कि प्लाज्मा होता है रक्त में से सेल हटा दो या बिना सेल का रक्त, बिना कोशिका वाला खून जो होता है उसे ही हम प्लाज्मा बोलते हैं। अब इसमें बात आती है कि प्लाज्मा क्या करेगा। सबसे पहले जो हमने आरबीसी देखी थी, आरबीसी की जो थी ठोस वाले भाग के 3 पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं, आप जब भी खून निकलवाते हैं या खून की जांच करवाते हैं तो उसमें ब्लड ग्रुप आता है कि आपका ओ पॉजिटिव है, ए बी है, ए आता है। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है बच्चों, ब्लड ग्रुप बेसिकली, अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं, वैसे हमारा टॉपिक नहीं तो मैं आपको वर्बली समझाता हूं। ब्लड ग्रुप हमेशा आरबीसी की सतह पर पाया जाता है, ठीक है, आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। किसके आधार पर ब्लड ग्रुप की हम करते हैं, एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को हम क्लासिफाई करते हैं। अब बात आती है कि एंटीजन होता क्या, ध्यान दीजिए, जैसे ये आरबीसी है तो आरबीसी की सतह पे मान लीजिए ए एंटीजन है तो उसे मैं बोल दूंगा कि इसका ब्लड ग्रुप ए है। यदि मान लीजिए बी है तो उसे बोल दूंगा बी, ठीक है। और यदि आरबीसी की सतह पर बीबी है, एबी है तो उसे बोल दूंगा कि ये एबी ग्रुप है। यदि आरबीसी की सतह पर किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है तो उसको मैं बोल दूंगा कि इसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ। ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, हम इसको आगे डिस्कशन करेंगे साइंस में। लेकिन हमें जो समझना है वो है एंटीजन, कि एंटीजन और एंटीबॉडी होती क्या है। हमने देखा कि प्लाज्मा होता है रक्त में से सेल निकालो या बिना कोशिका का रक्त, उसे ही हम बोलते हैं प्लाज्मा। कैसा होता है, लिक्विड। कितना होता है 55%। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए एंटीजन क्या होता है, तो फटाफट से लिख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको समझा दूंगा, एंटीजन जो होते हैं एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। ठीक है, फिर प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो एंटीजन क्या होता है, हमारी जो शरीर में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना है उसको प्रेरित करते हैं। एंटीबॉडीज का जो फॉर्मेशन उसको बढ़ाते हैं कौन, एंटीजन। एंटीजन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। कौन सा प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ये वाला क्वेश्चन जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे, सॉरी एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल सा पूछा जाता है कि एंटीबॉडी किससे मिलके बना होता है, वो भी प्रोटीन से होता है। एंटीजन किससे होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी एक प्रोटीन। तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही प्रोटीन से बने होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है वो प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी विदेशी प्रोटीन जब हमारे शरीर में एंट्री कर देगा, कोई भी विदेशी प्रोटीन जब हमारे शरीर में एंट्री कर देगा तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है कुछ प्रेरित करेगा उससे मुकाबला करने के लिए। उन वायरसेस या बैक्टीरिया से मुकाबला करने के लिए जो इंड्यूस करेगा, जो प्रेरित करेगा, उसी को हम बोलते हैं एंटीजन। कि एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। जो बनेगा वो क्या बनेगा, एंटीबॉडीज बनेगा। दोबारा सुन लीजिए, कोई भी विदेशी या कोई भी एक्सटर्नल प्रोटीन हमारे शरीर में प्रवेश किया तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ एंटीबॉडीज फॉर्म करेगा उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए। क्लियर है। उन वायरसेस, उन बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगा, तो वो होते हैं एंटीजन। क्लियर। तो इसकी एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है और प्रोटीन के मिलके बने। यहां तक हमने देखा। उसके बाद एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको इतना सारा लिखा रहा हूं। कोई भी विदेशी, विदेशी से मतलब मेरा एक्सटर्नल है, जब शरीर में प्रवेश करता है तो वह
एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है, वही क्या कहलाते हैं? एंटीजन। क्लियर है यहां तक? एंटीजन एंटीजन किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के। अब ध्यान दीजिए कि जो अब इसकी बात करते हैं, इस मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे से हम भटकते नहीं थे, जो मुद्दे में इंपॉर्टेंट चीजें उनको हमने आगे अलग से डिस्कस कर लिया। अब मुद्दा क्या है कि प्लाज्मा थेरेपी। इसका मतलब मैं आपको अभी समझाता हूं, प्लाज्मा थेरेपी। अब हमने देखा कि प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट ब्लड का। कितना परसेंट है? 55%। कैसा होता है? येलो होता है, उसमें सेल नहीं होती। अब जो कोरोना के पेशेंट थे जिनमें वायरस गया, प्रवेश किया, तो जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम उसने एंटीबॉडीज को फॉर्म किया, लेकिन इतना मुकाबला नहीं कर पाए कि वो उनसे जंग जीत ली। हाँ कि ना? तो उनकी जब ज्यादा प्रॉब्लम हुई या उनमें कोरोना का संक्रमण डिटेक्ट हुआ तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उनका जो भी प्रोसीजर से उनका जो रिकवरी था वो रिकवरी हुई। तो रिकवरी तभी ही होगी आदमी में जब उसके अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म हो चुके हैं। तो अभी गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो भी जो पेशेंट रिकवर हो चुके, किससे? कोरोना से। कोरोना की लड़ाई में जिन पेशेंट को रिकवर कर दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से, उनका एक सीरोलॉजी टेस्ट किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, सीरोलॉजी टेस्ट क्या होता है? तो स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, इसे बोलते हैं सीरोलॉजी। कौन सी लॉजी? सीरोलॉजी। एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन करना ही सीरोलॉजी ब्रांच में आता है। तो एक सीरोलॉजी टेस्ट करते हैं जिसमें अगर उस व्यक्ति के जो संक्रमित था लेकिन अब रिकवर हो चुका है, उस व्यक्ति में यदि एंटीबॉडीज का कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर लिमिट जो भी सरकार ने तय कर रखी है उस लिमिट से अगर ज्यादा पाया जाता है तो उसके खून में से प्लाज्मा निकाल लिया जाता है। अब खून में से प्लाज्मा निकालना है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। लिख लीजिए, खून या रक्त, तो खून से प्लाज्मा अलग करना है, पृथक करना, इस मेथड को बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस, ठीक है। तो जिन व्यक्तियों के एंटीबॉडीज ज्यादा हो गए थे उनमें से हमने प्लाज्मा निकाला। अब प्लाज्मा ही क्यों निकाला ये इंपॉर्टेंट है। तो जो एंटीबॉडीज होते हैं ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एंटीबॉडी इज फाउंड इन प्लाज्मा, ठीक है। तो एंटीबॉडी कहां पर पाया जाता है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा हम देख चुके हैं, तो इसलिए हम प्लाज्मा अलग कर रहे हैं रक्त में से। किस मेथड से? प्लाज्मा फेरेसिस से। सबसे पहले हमने उस व्यक्ति का जो संक्रमित हो चुका था लेकिन अब रिकवर हो चुका है, रिकवर कब हुआ होगा? जब उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज इतने हाई हो चुके हैं कि वो उनसे मुकाबला कर सकते हैं, उस एंटीजन से मुकाबला कर सकते हैं। और वो कैसे हुआ? जब उसको ट्रीट किया गया हॉस्पिटल में। क्लियर है? तो वो कुल मिलाकर रिकवर हो चुका है, उसके अंदर कंसंट्रेटेड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो उन एंटीबॉडीज को हम निकालना चाहते हैं उस पेशेंट से, जिससे कि हम दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर कर सकें। तो एंटीबॉडीज में डायरेक्ट कैसे निकालूं? तो एंटीबॉडीज हमें पता है कि प्लाज्मा में पाई जाती है। अब हम प्लाज्मा देख चुके हैं क्या होता है। तो एंटीबॉडी, मुझे केवल और केवल एंटीबॉडी चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो एंटीबॉडी के लिए मैंने उस रक्त में से प्लाज्मा निकाल लिया प्लाज्मा फेरेसिस मेथड से। तो वो हॉस्पिटल में मशीनें होती है प्रॉपर, उससे आपको कोई पेन नहीं होता, पेनलेस प्रोसेस है पूरा, ठीक है। तो प्लाज्मा फेरेसिस और बाकी खून, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये नहीं निकाली जाती, ये आपके शरीर में ही रहेगी, ये वापस डाल दी जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के केवल प्लाज्मा चाहिए था। अब हमने प्लाज्मा ले लिया। अब प्लाज्मा के अंदर हमें पता है कि क्या है, उस व्यक्ति की हाईली कंसंट्रेट एंटीबॉडीज। अब मैं उन एंटीबॉडीज को दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रवेश करा दूंगा, इंजेक्ट करा दूंगा, तो उस व्यक्ति के अंदर मैं बेसिकली एंटीबॉडीज डाल रहा हूं हाईली कंसंट्रेटेड, जिससे कि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाए।
क्लियर? तो यही प्रोसेस है प्लाज्मा थेरेपी। अब ध्यान दीजिए, ये जो कॉन्वलेसेंट है ये क्यों आया? ये इसलिए आया, इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति ठीक हो चुका, उस कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुका, हम कोरोना के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति कोरोना से लड़के जंग जीत चुका या कोरोना से ठीक हो चुका, उसका मुझे क्या लेना है? प्लाज्मा। इसलिए हमने बात की कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी। अगर प्लाज्मा थ्योरी होता तो मैं मेरा भी ले सकता था, आपका भी ले सकता था, किसी का भी ले सकता था, लेकिन कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी का मतलब ये है कि जो कोरोना से जंग जीत के वापस अपने घर चला गया, अगर उसमें हाईली कंसंट्रेटेड एंटीबॉडीज है तो उसका मुझे एंटीबॉडी चाहिए। और एंटीबॉडी चाहिए कब, कैसे चाहिएगा? कि जब मैं प्लाज्मा लूंगा। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी पाया ही कहां जाता है? प्लाज्मा में। यहां तक क्लियर है? तो यही ये प्रोसेस है। क्लियर? अब थोड़ा सा हम एंटीबॉडी के बारे में देख लेते हैं कि एंटीबॉडी होती क्या है। तो जो हमारे शरीर में मेनली जो एंटीबॉडी होता है वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इसे बोलते हैं हम आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन। क्लियर है यहां तक? अब ये होता क्या है, डेफिनेशन लिख लीजिए या थोड़ा सा लिख लीजिए। ये एक वाई शेप का प्रोटीन होता है, बेसिकली वाई शेप का प्रोटीन होता है। कौन? इम्यूनोग्लोबुलिन। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो 70 to 80% जो एंटीबॉडीज होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन से ही बनी होती है। तो जो एंटीबॉडीज है वो इम्यूनोग्लोबुलिन की बनी होती है। ये एक प्रोटीन है और ये कैसा शेप का होता है? वाई शेप का। तो जब हमने प्लाज्मा निकाला, प्लाज्मा में हाईली कंसंट्रेट क्या थी? एंटीबॉडीज थी। फिर उसको दूसरे जो कोरोना का अभी जो संक्रमित पेशेंट है उसके इंजेक्ट किया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? पैसिव एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज दो तरह की होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव क्या है? जो मेरे शरीर में खुद बन रही है, मेरे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद उसको बना रहा है, उसको बोले हम एक्टिव एंटीबॉडीज। पैसिव एंटीबॉडीज क्या? मेरे शरीर में इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है कि मेरी इम्यून जो मेरा एंटीबॉडी है वो इतना फॉर्म हो पाए, तो मेरी एंटीबॉडीज को बढ़ाने के लिए बाहर से इंजेक्ट किया जा रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक पैसिव एंटीबॉडीज का एक उदाहरण है। एक्टिव क्या है? फॉर एग्जांपल मैं ये हाथ उठा रहा हूं, मैं खुद ही तो सेल्फ कर रहा हूं, ये एक्टिव है। अगर कोई बाहर से व्यक्ति आए मेरा हाथ ऐसे ऐसे उठाए तो वो हो जाएगा पैसिव। जैसे फॉर एग्जांपल जिन व्यक्ति के पैरालिसिस है वो कहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी मशीन से कर रहे हैं, तो वो होगी पैसिव एक्सरसाइज। एक्टिव करोगे आप खुद, जो भी करोगे वो एक्टिव होता है। तो हमारा जो सेल्फ इम्यून सिस्टम है वो उतने एंटीबॉडीज नहीं बना पा रहा, तो वो पैसिव के अंदर आएगा। तो हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसिव की। तो एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन की बनी थी, वाई शेप की होती है। क्लियर है? तो ये है पूरा प्रोसेस, होल प्रोसेस कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी, जिसमें प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है, जिसमें सेल नहीं होती। कितना होता है? 55%। ठीक है? जो रक्त से हम प्लाज्मा अलग करते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस। अब ये जो प्रोसेस है ये काफी ये लेता है लगभग 90 to 1 आवर। अगर हमें रक्त में से प्लाज्मा निकालना है किसी की बॉडी में से जो संक्रमित होकर ठीक हो चुका, उस पेशेंट से कोई पेनफुल नहीं है, इसलिए सरकारें अपील कर रही है कि जो व्यक्ति ठीक हो चुके हैं कोरोना से, तो उनका सबसे पहले हम सीरोलॉजी टेस्ट करेंगे। अगर उस टेस्ट में उनकी कंसंट्रेशन एंटीबॉडीज की हाई है तो हम उनके शरीर से एंटीबॉडीज निकाल लेंगे। तो ये हो गई हमारी प्लाज्मा थेरेपी। किसके संदर्भ में? कोरोना के संदर्भ में। तो अभी लग भी रहा है कि ये काफी कारगर साबित हो सकती है, जैसा कि अभी स्थिति है। बाकी जगह जैसे जापान, चीन, अमेरिका, सब जगह इसका यूज हो रहा है। और ये अभी की कोई टेक्नोलॉजी नहीं, ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी। ठीक है? तो आज की वीडियो में हमने देखा कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। प्लीज अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।